नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले अजमेर दरगाह के चिश्ती को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोकने के लिए जारी किया मसौदा, स्कूलों को दिए ये निर्देश। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पहुंची ईडी की टीम, दिल्ली वाले घर में तलाशी जारी। आरबीआई एमपीसी की मीटिंग आज से, रेपो रेट में इस बार किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं। इंडियन एयरफोर्स खरीदने जा रहा है ये खतरनाक विमान, इसकी ताकत देख दहल जाएंगे पाकिस्तान चीन। वर्ल्ड कप में भारत को हराना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन, वजह जानकर चौंक जाएंगे फैंस। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ लोगों से सर तन से जुदा करने का नारा लगवाने वाले अजमेर दरगाह के मौलवी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले अजमेर दरगाह के चिश्ती की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए अजमेर दरगाह के मौलवी सैयद हुसैन गौहर चिश्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया है। चिश्ती फिलहाल जेल में बंद हैं और अपने खिलाफ ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवाई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को आरोपी सैयद हुसैन गौहर चिश्ती की जमानत अर्जी पर विचार किया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी और राजस्थान सरकार की दलीलें सुनी। इसके बाद अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील मनीष संघवी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत से सुनवाई में तेजी लाने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 6 महीने की टाइमलाइन को भी तैयार किया है। आरोप है कि अजमेर दरगाह के मौलवी सैयद हुसैन गौहर चिश्ती ने कथित तौर पर पिछले साल बीजेपी के तत्कालीन प्रवक्ता के खिलाफ दरगाह परिसर में लोगों से सर तन से जुदा नारा लगाने का कहा था। बताते चले कि नुपुर शर्मा के खिलाफ लोगों से जान से मार देने की धमकी देने वाला चिश्ती बाद में फरार हो गया था। इस मामले में राजस्थान सरकार ने शुरू में ठंडा रवैया दिखाया, लेकिन जब ये मामला मीडिया में उछाला गया तो सरकार पर दबाव पड़ा। इसके बाद अनन फनन में राजस्थान पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए छापेमारी शुरू की। आखिरकार एक फ्रेंडली रेड के बाद चिश्ती को एक मकान से दबोच कर अरेस्ट कर लिया गया। दिशा निर्देशों का मसौदा ऐसे समय आया जब कोचिंग का केंद्र माने जाने वाले कोटा में इस साल इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई छात्रों ने आत्महत्या की है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोकने के लिए स्कूल को जारी अपने मसौदा दिशा निर्देशों में कहा कि वेलनेस टीम गठित करने के साथ ही आत्महत्या के जोखिम संबंधी संकेत प्रदर्शित करने वाले छात्रों की पहचान की जानी चाहिए और उनकी मदद की जानी चाहिए। दिशा निर्देशों के तैयार करने के पीछे का विचार है कि हर बच्चे का महत्व है। मसौदे में स्कूलों को संवेदनशीलता और समझ बढ़ाने तथा स्व नुकसान के मामले में सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दिशा निर्देश स्कूल अभिभावकों और समुदाय के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने, आत्महत्या को रोकने और आत्मघाती व्यवहार से जुड़े कलंक को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देने पर भी जोर देते हैं। दिशा निर्देशों का मसौदा ऐसे समय आया जब कोचिंग का केंद्र माने जाने वाले कोटा में इस साल इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। मसौदे में सहपाठियों के साथ तुलना विफलता को स्थायी बनाने और एकेडमिक प्रदर्शन को सफलता का एकमात्र मापदंड बनाने सहित हानिकारक धारणाओं को त्यागने की भी सिफारिश की गई।
इसके अलावा खाली कमरों में ताला लगाने, अंधेरे गलियारों को रोशन करने और बागीचों तथा अत्यधिक घास वाले क्षेत्र की सफाई करने की भी सिफारिश की गई। मसौदा दिशा निर्देशों ने कहा कि प्रधानाचार्य के नेतृत्व में स्कूल वेलनेस टीम का गठन किया जा सकता है, जहां HWT का प्रत्येक सदस्य संकट की स्थिति से निपटने में निपुण हो। निर्देशों में कहा गया कि जब चेतावनी संकेत प्रदर्शन करने वाले छात्र की पहचान किसी हितधारक द्वारा की जाए तो इन्हें इसकी जानकारी HWT को देना चाहिए, जो तत्काल कार्रवाई करेगी। दिशा निर्देशों में कहा गया HWT मानसिकता स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने और आत्महत्या की रोकथाम की दिशा में निर्देशित गतिविधियों का कार्य में भी है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि अकेले HWT आत्महत्या की रोकथाम के लिए स्कूल के प्रयासों में पर्याप्त नहीं होगी और इसके लिए सभी हितधारकों को समर्थन की आवश्यकता होगी। ये भी सिफारिश की गई कि स्कूल के भीतर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्कूल के सभी हितधारकों को जागरूकता और क्षमता निर्माण का अवसर देने के लिए नियमित आधार पर HWT का पुनर्गठन किया जाए। दिशा निर्देशों में कहा कि इसके अतिरिक्त स्कूल के लिए HWT की प्रभावशीलता और इसके कामकाज की वार्षिक आधार पर समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जांच के लिए ईडी की टीम सुबह 7 बजे से संजय सिंह के घर पहुंची और तलाशी अभियान जारी है। बता दें कि शराब घोटाले में ईडी के द्वारा दायर चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की टीम पहुंची और दिल्ली स्थित उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में जांच के लिए ईडी की टीम सुबह 7 बजे संजय सिंह के घर पहुंची और तलाशी अभियान जारी है। बता दें कि शराब घोटाले में ईडी के द्वारा दायर चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम है। हालांकि अभी तक ईडी की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और एजेंसी ने इसकी जानकारी नहीं दी है कि छापेमारी किस मामले में की जा रही है। दिल्ली के विवादित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दायर चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम है। इससे पहले संजय सिंह ने 3 मई को दावा किया था कि दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट के उनका नाम गलती से जोड़ा था और इस मामले में ईडी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर खेद जताया था। हालांकि बाद में इस पर ईडी ने बयान जारी किया था और इस मामले पर जवाब देते हुए नोटिस वापस लेने के अलावा मीडिया में बयानबाजी न करने को कहा था। ईडी ने बताया था कि चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया था, जिसमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया, जबकि 1 जगह राहुल सिंह की जगह गलती से संजय सिंह का नाम लिख दिया गया था, जिसे सही कर लिया गया है। इससे पहले संजय सिंह के करीबियों के यहां इस साल मई में छापे पड़े थे और दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा के घर की तलाशी ली थी। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं और आप सांसद संजय सिंह के करीबी सहयोगी और जो उनके कई राजनीतिक मामलों को देखते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से शराब नीति घोटाले में मामले में जेल में बंद हैं। बता दें कि इस साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। इन्हें गिरफ्तार किया था और इसके बाद शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही सिसोदिया जेल में बंद है। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर आरबीआई ने मई 2022 में नीतिगत दर में इजाफा करना शुरू किया था। मई से पहले रेपो रेट 4% के स्तर पर था। इस साल फरवरी में रेपो रेट बढ़कर 6.5% पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज शुरू हो रही है। घरेलू महंगाई दर में जुलाई में 7.4% तक की वृद्धि देखी गई। हालांकि बाद में अगस्त में ये गिरकर 6.8 हो गई। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक गिरकर ये 5.5% की तरफ बढ़ जाएगी। हालांकि ये 4% के लक्ष्य से काफी ऊपर है। क्रूड ऑयल की कीमत में 10% से ज्यादा की वृद्धि के साथ बाहरी क्षेत्र के जोखिम बढ़ गए हैं।
आरबीआई की तरफ से पेश किए जाने वाले एमपीसी के नतीजों को इस बार 6 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। इस बार एमपीसी में प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट को 6.5% के पुराने स्तर पर ही कायम रखा जाएगा, यानी खुदरा और कॉरपोरेट कर्जदारों के लिए ब्याज पुराने स्तर पर ही बना रहेगा। इससे पहले जून के पहले हफ्ते में संपन्न हुई एमपीसी में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर आरबीआई ने मई 2022 में नीतिगत दर में इजाफा करना शुरू किया था। मई से पहले रेपो रेट 4% के स्तर पर था। इस साल फरवरी में रेपो रेट बढ़कर 6.5% पर पहुंच गया। इसके बाद से लगातार पिछले 3 द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया गया और इसे स्थिर रखा गया। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में शुरू होने वाली बैठक के नतीजों की घोषणा 6 अक्टूबर की जाएगी। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्र मदन सबनवीस ने कहा था कि इस बार मौद्रिक नीति में मौजूदा दर संरचना के साथ ही नीतिगत रुख के जरिए रहने की संभावना है, इसलिए रेपो दर 6.5% पर बरकरार रखी जाएगी। उन्होंने कहा, खुदरा मुद्रास्फीति अब 6.8% के उच्च स्तर पर है। सितंबर और अक्टूबर के आंकड़ों में गिरावट आने की उम्मीद है, लेकिन खरीफ उत्पादन को लेकर बनी आशंका से कीमतें बढ़ सकती हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति की तरफ से हर 2 महीने में ये मीटिंग की जाती है। इस मीटिंग को 3 दिन के लिए किया जाता है और तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर कमेटी के फैसले की घोषणा करते हैं। इस बार बैठक आज से यानी 4 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है और 6 अक्टूबर को पॉलिसी की घोषणा की जाएगी। मेड इन इंडिया LCA मार्क 1A फाइटर जेट पहले से इस्तेमाल हो रहे तेजस विमानों से काफी अलग है और इसमें कई सुधार किए गए हैं, जिससे इसका मेंटेनेंस आसान होगा और इसकी ताकत भी ज्यादा होगी। भारतीय वायुसेना लगातार आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है और देश में बने हथियारों से अपनी ताकत बढ़ा रही है। अब भारतीय वायुसेना मेड इन इंडिया LCA मार्क 1A फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रही है। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वायुसेना 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 84 सुखोई 30 MKI विमानों का उन्नत बनाने और 97 तेजस मार्क 1A विमानों की खरीद के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपए के सौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 83 तेजस MK1A विमान की खरीदी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए का करार किया था, जो 2024 से 2028 के बीच मिलेंगे। 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A विमानों की खरीदी के बाद वायुसेना के बेड़े में इन विमानों की कुल संख्या 180 हो जाएगी। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस से पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि 60,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक की लागत से 84 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को उन्नत बनाने का काम किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय कुल 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अगले साल HAL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें 66 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए होंगे। वायुसेना के पास फिलहाल 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। मेड इन इंडिया LCA मार्क 1A फाइटर जेट पहले से इस्तेमाल हो रहे तेजस विमान से काफी अलग है। तेजस मार्क 1A विमान देखने में काफी छोटा है, लेकिन दुश्मन को ढेर करने के हर ताकत से लैस है। ये लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने में सक्षम डबीर समेत अस्त्र मिसाइल से लैस होगा। इतना ही नहीं, LCA मार्क A1 फाइटर जेट सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से भी लैस होगा। इसमें आयसा रेडार से भी लैस होगा, जिससे पायलट को दुश्मन के विमानों को ट्रैक कर अटैक करने की अचूक ताकत मिल जाएगी।
मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है। इसमें कई सुधार किए गए जिसका इसका मेंटेनेंस आसान हो गया। इसके अलावा हमें डिजिटल मैप जनरेटर, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और एडवांस रेडियो अल्टीमीटर भी दिया जाएगा। भारत में 5 अक्टूबर यानी कल से वर्ल्ड कप 2023 शुरू होगा और फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अच्छा है। भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप में अब तक कुल 7 मैच हुए, जिसमें से सभी 7 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं। भारत ने पाकिस्तान को 1992, 1996, 1999, 2023, 2011, 2015 और 2019 सभी 7 वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में बुरी तरह से हराया है। आखिरी बार 2019 वर्ल्ड कप के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 89 रनों से मात दी थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 336 रन बनाए थे। बारिश से बाधित इस मैच में पाकिस्तान को 40 ओवर में 302 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। जवाब में पाकिस्तान की टीम 40 ओवर में 6 विकेट पर 212 रन ही बना पाई और भारत ने ये मैच 89 रनों से जीत लिया। भारत और पाकिस्तान ने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ 134 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 56 वनडे मैचों में जीत दर्ज की है। पाकिस्तान की बात करें तो उसने भारत के खिलाफ 73 वनडे मैच में जीत दर्ज की है। आखिरी 10 वनडे इंटरनेशनल मैचों में भारत ने पाकिस्तान को 7 बार हराया है, जबकि सिर्फ 2 मैचों में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। पाकिस्तान ने भारत को आखिरी बार वनडे में साल 2017 में हराया था। ये मैच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 का फाइनल था। पाकिस्तान ने इस मैच में भारत को 180 रन से हराया था। वर्ल्ड कप 2023 में 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान ने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ 134 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 56 वनडे मैच जीत दर्ज की है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।